इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है, इसके किस्में कितने होते हैं और इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट होने का जो मैकेनिज़्म है ये किस तरह एक्टिवेट होता है, इन्फ्लेमेशन के अलामात क्या होते हैं और इन्फ्लेमेशन को हम ट्रीट किस तरह करेंगे, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल से पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन को कि इन्फ्लेमेशन क्या है, किस वजह से होता है और ये एक्टिवेट कैसे होता है। तो देखिए इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टूवर्ड इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। इन्फ्लेमेशन जो है ना ये हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे दिफाई निज़ाम का वो रिस्पॉन्स होता है उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो हमें नुकसान दे सकता है और जिससे बीमारी हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स देता है उस एजेंट के ख़िलाफ़, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। अब आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप गिर जाते हो या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपका एल्बो जॉइंट लग जाता है तो कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर दर्द भी हो जाता है, यहाँ पर रेडनेस भी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर सोजन भी आ जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है यहाँ पर। या इसके अलावा अगर कोई तेज़ाब वगैरह आपके स्किन के ऊपर गिर जाता है, कोई और केमिकल गिर जाता है तो कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ पर वो रेडनेस भी आ जाती है, स्वेलिंग भी आ जाती है, वहाँ पर दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन होता क्या है, इन्फ्लेमेशन हमारे इम्यून सिस्टम का वो रिस्पॉन्स होता है उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो हमें नुकसान दे सकता है, हमें बीमार कर सकता है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन जो है ना किस वजह से हो सकता है। एक ये हो सकता है ट्रामा की वजह से, मतलब ये कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर आपको इंजरी लग जाती है तो इंजरी लगने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद आपको दर्द भी हो जाएगा, उसी जगह पर जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाएगी, वहाँ पर रेडनेस भी आ जाएगी। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से भी हो जाते हैं, मतलब ये जरासीम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर ये हमारे बॉडी में दाखिल हो जाते हैं तब भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। लाइक टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का ख़राब हो जाना, टॉन्सिल्स में सोजिश पैदा हो जाना, ठीक है। इसके अलावा फेरेंजाइटिस ये भी हो सकता है, जब हमारा फेरेंस ख़राब हो जाए, गले का इन्फेक्शन हो जाए, दर्द स्टार्ट हो जाए, ये भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसी तरह वायरसेस भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस होते हैं। इसके अलावा बर्न, अगर आपका स्किन जल जाता है, ठीक है, गर्म पानी से जल जाता है या आग की वजह से जल जाता है या कोई केमिकल आपके स्किन के ऊपर गिर जाता है तब भी आपको इन्फ्लेमेशन होगा। इसके अलावा केमिकल से भी हो सकता है। टॉक्सिन्स, अगर कोई जहर वगैरह गलती से आप तेज़ाब पी जाते हो या आपको कोई चीज़ काट लेता है, स्कॉर्पियन आपको काट लेता है, बिच्छू, या आपको कोई रेड बी काट लेता है तो उसके काटने के बाद भी वहाँ पर उसी टाइम जो है ना इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस भी आ जाती है, स्वेलिंग भी आ जाती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे अपने इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम हम कह सकते हैं कि पागल हो जाता है और वो अपने टिश्यूज़ को, अपने ऑर्गन्स को खा लेता है, ठीक है। जैसा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये वो बीमारी है जिसमें हमारे हड्डियाँ जो है ना वो टूट जाती है और वो डैमेज हो जाती है, तो उसी की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अच्छा डियर व्यूअर्स, अब पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन के टाइप्स को। इन्फ्लेमेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है, मतलब ये वो इन्फ्लेमेशन होता है जो स्टार्ट में हो जाता है, मतलब जब भी इन्फ्लेमेटरी एजेंट आ जाता है और उसी टाइम जो इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट हो जाता है वो एक्यूट होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब ये थोड़े अरसे के लिए होता है, फिर ये कन्वर्ट होगा, चेंज होगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। ये एग्रेसिव होता है, मतलब ये कि ये बहुत तेज़ होता है और इसके अलामात जो होते हैं और केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे न्यूट्रोफिल सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स तो आप जानते होंगे कि ये एक WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स है, जो हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कोई स्कैरिंग, कोई फाइब्रोसिस नहीं होगी, मतलब ये कि इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिशू नहीं आएगी और वहाँ पर जो टिशू होगा वो डैमेज भी नहीं होगा और उसके अंदर कोई स्कार वगैरह, कोई हम कह सकते हैं कोई दाग वगैरह वहाँ पर नहीं बनेगा।
क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की अगर बात की जाए तो ये लंबे अरसे के लिए होता है, मतलब ये महीनों सालों का भी हो सकता है, जैसा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं और ये महीनों तक ये हमारे बॉडी में होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं और मैक्रोफेजेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एसिनोफिल्स भी ज़्यादा आ सकते हैं और इस कंडीशन में जो है ना स्केरिंग भी होगी, मतलब दाग भी बनेगा टिश्यू के अंदर, टिश्यू ज़ख्मी भी हो जाएगी, डैमेज भी हो जाएगी, टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है और वहाँ पर फाइब्रोसिस भी हो सकती है, मतलब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ सकती है और वो टिश्यू सख्त बन सकती है। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब देखिए इन्फ्लेमेशन जब भी एक्टिवेट होगा तो ये दो फेजेस में एक्टिवेट होता है। एक होता है वेस्कुलर इवेंट, दूसरा हमारे पास होता है सेलुलर इवेंट। अब वेस्कुलर इवेंट में क्या होता है, देखिए लेट्स सपोज ये एक ब्लड वेसल्स है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। होगा क्या अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सोजिश पैदा हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लेमेशन, तो सबसे पहले क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगा, मतलब ये ब्लड वेसल थोड़ा तंग हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है ना ये ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा, मतलब ये ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं वेजो डायलेशन। अब ये वेजो डायलेशन होता क्यों है, ये जो है ना कुछ केमिकल्स होते हैं जैसा कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये केमिकल्स होते हैं जो ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और ये केमिकल्स बन जाते हैं इन्फ्लेम्ड टिश्यू से, जहाँ पर क्योंकि हर एक टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज होता है और यही मैक्रोफेज जो है ना ये केमिकल रिलीज़ करता है और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। अब जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ऑब्वियसली जब ब्लड वेसल्स खुल जाएगा तो यहाँ पर ब्लड बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा और ब्लड ज़्यादा जमा होने की वजह से यहाँ पर रेडनेस आ जाएगी, ये ब्लड वेसल ये जगह जो है ना रेड हो जाएगी, सुर्ख कलर की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हुई है। अब दूसरा पढ़ते हैं सेलुलर इवेंट। अब फर्स्ट फेज हुआ है, वेस्कुलर इवेंट एक्टिवेट हुआ है, अब सेलुलर इवेंट एक्टिवेट होगा। अब इसको आप समझिए, फोकस करें, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। होता क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारे रगों के अंदर खून की सप्लाई सर्कुलेशन रेगुलरली होती रहती है और ब्लड के अंदर WBCs भी होते हैं, ये WBCs है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एक्सेट्रा। ब्लड के अंदर RBCs भी होते हैं और ब्लड के अंदर हमारे छोटे छोटे प्लेटलेट्स भी होते हैं। अब होता क्या है, ब्लड वेसल्स के नीचे अगर आप देखें पी सेलेक्टिन ये प्रोटीन भी होता है, प्रोटियोग्लाइकेन भी होता है एंड IKM1 भी होता है, और ये किस चीज़ के अंदर होता है, ये एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होता है। और हम कहते हैं कि एंडोथेलियल सेल से हमारे ब्लड वेसल्स बने हुए होते हैं। अब होता क्या है, सेलुलर इवेंट में ये फेजेस है, रोलिंग, मार्जिनेशन, एडहेशन, इमिग्रेशन, कीमोटेक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस। होता क्या है, देखिए हमारे WBCs के ऊपर या प्लाज्मा के अंदर जो है ना पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, या टोल लाइक रिसेप्टर्स भी होते हैं। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे WBCs के ऊपर होते हैं और ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ अटैच हो जाता है। अब होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होना है, रोलिंग होना है। अब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए हैं, तो डायलेट होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे WBCs आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि इस WBCs ने पास होना है इन्फ्लेम्ड टिश्यू को। होता क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा WBCs आ जाते हैं और आने के बाद कुछ न्यूट्रोफिल यहाँ पर अटैच हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल के साथ, क्योंकि ये WBCs ये न्यूट्रोफिल पास होगा उस टिश्यू को जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो जब भी यहाँ पर बहुत सारे WBCs आ जाते हैं और ये WBCs एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं रोलिंग, मार्जिनेशन एंड एडहेशन। यहाँ पर आ गए एंडोथेलियल सेल्स को आ गए, मार्जिनेशन हो गई और फिर एंडोथेलियल सेल्स के साथ ये WBCs अटैच हो गए। गॉट इट। अब होना क्या है,
अब जो है ना ये WBCs जो है ना पास हो जाएंगे किस चीज़ को, इन्फेक्टेड लीवर को। ये पास किस तरह होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ के ब्लड वेसल्स जो है ना परमिएबल हो जाएंगे, वहाँ पर फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा और इसी की वजह से आसानी से वो WBCs स्क्वीज कर जाएगा ब्लड वेसल से टिश्यू को। तो जब भी ये न्यूट्रोफिल एंडोथेलियस से पास हो जाता है और ये इन्फ्लेम टिश्यू के अंदर आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये लीवर है, ठीक है, ब्लड वेसल से न्यूट्रोफिल निकल गए हैं और ये न्यूट्रोफिल लीवर के अंदर आ गए हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन। अब देखिए न्यूट्रोफिल जो है ना लीवर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर ये बैक्टीरिया है जो लीवर के अंदर है, इस न्यूट्रोफिल ने इस बैक्टीरिया को ख़त्म करना है। और ये होता कैसे है, देखिए इमिग्रेशन किस तरह होता है। इमिग्रेशन जो होता है इसमें ये PKM1 ये पार्टिसिपेट करता है या CD31 ये पार्टिसिपेट करता है और ये न्यूट्रोफिल को हेल्प कराता है इसको निकलने में कि ये इन्फ्लेम टिश्यू तक आ जाए। इमिग्रेशन हो गई, अब होगा कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस मीन के वो केमिकल जो स्पेसिफिक WBC को अट्रैक्ट करेगा उस साइट को जहाँ पर कोई इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स मौजूद हो। तो होगा क्या, कीमोटेक्सिस में क्या होगा कि ये देखिए ये न्यूट्रोफिल लीवर तक आ गए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये न्यूट्रोफिल को पता कैसे चल जाता है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है, तो इसके लिए जो है ना कुछ ऐसे फार्मल मेथ्योनिन होते हैं, मतलब ये चीज़ें बैक्टीरिया के अंदर होते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं और वो न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। दूसरा अर्चिडोनिक एसिड भी होता है, या इसके अलावा P-सिलेक्टिन भी करता है, मदद करता है न्यूट्रोफिल का कि वो कीमोटेक्सिस की करें और बैक्टीरिया को के करीब आ जाए ताकि उसको ख़त्म करें। इंटरल्यूकिन 8 भी कर सकता है। तो ये प्रोसेस है कीमोटेक्सिस का, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये कि ये देखिए अब क्या होगा, अपसोनाइजेशन होगी, न्यूट्रोफिल जो है ना बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेगा, अपसोनाइजेशन, ठीक है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेगा और उस आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया को ये न्यूट्रोफिल कालेगा और फिर उसको अपने अंदर वो ख़त्म कर लेगा। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा उसके अलामत क्या होंगे। सबसे पहले वहाँ पर जो है ना हीट ज़्यादा होगा, मतलब वो जगह गर्म होगी जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा और इसको हम मतलब इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है साइंटिफिकली इसको हम कहते हैं केलर। दूसरा साइन क्या होगा, रबर। रबर वर्ड इंडिकेट करता है रेडनेस को। इसका मतलब ये कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर रेडनेस भी ज़्यादा होगी, वो जगह सुर्ख कलर की होगी। इसके अलावा और साइन क्या होता है इन्फ्लेमेशन का, ट्यूमर। ट्यूमर मीन स्वेलिंग, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर सोजन भी होगा, ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर बंदे को दर्द भी महसूस होगा और इसको हम इंडिकेट करते हैं मेडिकल टर्म से डॉलर, ठीक है। डॉलर मीन पेन, दर्द का होना। और जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर फंक्शनलाइसा भी होगा। फंक्शनलाइसा का मतलब ये कि उस चीज़ का फंक्शन भी, उस जगह का, उस आर्गन का फंक्शन भी वो चेंज होगा, मतलब वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। तो ये साइंस है इन्फ्लेमेशन के। तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी, अगर ये आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।